India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट का गर्भपात पर बड़ा फैसला, कहा अविवाहित महिलाओं को भी है सुरक्षित गर्भपात का अधिकार। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स में होगा विस्तार। अविवाहिता को 24 हफ्ते तक गर्भपात का अधिकार। पर स्त्री या पर पुरुष के साथ संबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस तरह के मामलों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। व्यभिचार परिवार को अलग कर देता है। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की बढ़ेंगी मुश्किलें। भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई को सरकार से मिली केस चलाने की इजाजत। सीबीआई ने मुंबई कोर्ट में दी जानकारी। हड़ताल के कारण हुए नुकसान पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 करोड़ का जुर्माना। केरल हाईकोर्ट ने कहा नागरिकों की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती। वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी बने देश के नए अटॉर्नी जनरल। के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे वेंकटरमणी। 3 साल का होगा कार्यकाल। India Legal presents Courts Roundup. तो कोर्ट राउंडअप में बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में अविवाहित महिलाओं को भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या एमटीपी एक्ट के तहत गर्भपात का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच गर्भपात के अधिकार को मिटाते हुए अपने फैसले में कहा है कि एमटीपी एक्ट से अविवाहित महिलाओं को बाहर करना असंवैधानिक है। किसी विवाहित महिला को जबरन प्रेग्नेंट करना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत रेप माना जा सकता है। अदालत ने इस दौरान साफ तौर पर कहा कि विवाहित हो या फिर अविवाहित महिला, मतलब दोनों में से कोई भी महिला हो, विवाहित या अविवाहित, सभी को सुरक्षित अबॉर्शन का अधिकार है। यह फैसला 25 साल की अविवाहित गर्भवती युवती की अर्जी पर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात पर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में अविवाहित महिलाओं को भी एमटीपी एक्ट के तहत गर्भपात का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में सभी महिलाओं को गर्भपात चुनने का अधिकार है। अदालत ने कहा है कि भारत में अविवाहित महिलाओं को भी एमटीपी एक्ट के तहत गर्भपात कराने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का अर्थ ये है कि अब अविवाहित महिलाओं को भी 24 हफ्ते तक गर्भपात का अधिकार मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स के नियम 3B का विस्तार दिया है। सामान्य मामलों में 20 हफ्ते से अधिक और 24 हफ्ते से कम के गर्भ के अबॉर्शन का अधिकार अब तक विवाहित महिलाओं को ही था। भारत में गर्भपात कानून के तहत विवाहित और अविवाहित महिलाओं में भेद नहीं किया गया है। गर्भपात के उद्देश्य से रेप में वैवाहिक रेप भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच गर्भपात के अधिकार को मिटाते हुए अपने फैसले में कहा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट से अविवाहित महिलाओं को लिव इन रिलेशनशिप से बाहर करना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन की स्वायत्तता, गरिमा और गोपनीयता का अधिकार एक अविवाहित महिला को ये हक देता है कि वह विवाहित महिला के समान बच्चे को जन्म दे या नहीं। अदालत ने कहा कि 20 से 24 हफ्ते के बीच का गर्भ रखने वाली सिंगल या अविवाहित गर्भवती महिलाओं को गर्भपात करने से रोकना, जबकि विवाहित महिलाओं को ऐसी स्थिति में गर्भपात करने की अनुमति देना संविधान के अनुच्छेद 14 की आत्मा का उल्लंघन होगा। अदालत ने कहा कि किसी कानून का लाभ संकीर्ण पितृसत्तात्मक रूढ़ियों के आधार पर तय नहीं करना चाहिए।
इससे कानून की आत्मा ही खत्म हो जाएगी। अदालत ने एमटीपी या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की व्याख्या करते हुए कहा कि एक महिला की वैवाहिक स्थिति उससे एक अवांछित गर्भ को खत्म करने के अधिकार को नहीं छीन सकती है। महिला चाहे विवाहित है या फिर अविवाहित, उसे एमटीपी एक्ट के तहत 24 हफ्ते तक के गर्भ का गर्भपात कराने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि गर्भपात का उद्देश्य स्थापित करने के लिए रेप में वैवाहिक रेप भी शामिल है। अदालत ने कहा कि आधुनिक समय में कानून इस धारणा को छोड़ रहा है कि विवाह व्यक्तियों के अधिकारों के लिए एक पूर्व शर्त है। एमटीपी अधिनियम को आज की वास्तविकताओं पर विचार करना चाहिए और पुराने मानदंडों से बंधा नहीं होना चाहिए। कानून को स्थिर रहना चाहिए और इसे बदलते हुए सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने परस्त्री या परपुरुष के साथ संबंध या एडल्टरी से जुड़े एक खास मामले पर कहा कि व्यभिचार गहरा दर्द पैदा करता है और परिवारों को अलग कर देता है, इसलिए इससे संबंधित मामलों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। जस्टिस के.एम. जोसेफ और की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ ने मौखिक रूप से कहा, आप सभी वकील उस गहरे दर्द से अवगत हैं जो व्यभिचार एक परिवार में पैदा करता है। हमने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में कई सत्र आयोजित किए हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्षेत्राधिकार, हमने देखा है कि व्यभिचार के कारण परिवार कैसे टूटते हैं। हमने इसे अपने तक ही रखने की सोची, लेकिन हम आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि इसे हल्के फुल्के अंदाज में ना लें। यदि आपके पास अनुभव है तो आप जानते होंगे कि व्यभिचार होने पर परिवार में क्या होता है। बेंच, जिसमें अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सीटी रवि कुमार ने जस्टिस जोसेफ के विचार को आगे बढ़ाया। ये अवलोकन केंद्र द्वारा दायर एक आवेदन के हिस्से के रूप में आए, जिसमें 2018 के फैसले में आईपीसी के तहत व्यभिचार को अपराध की श्रेणी में रखते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसमें कहा गया था कि यह सशस्त्र बलों पर लागू नहीं होना चाहिए। इसमें अपने साथी कर्मी की पत्नी के साथ व्यभिचार का मामला शामिल है। कोर्ट ने इस मामले में 13 जनवरी 2021 को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सितंबर 2018 में जोसेफ शाइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में आईपीसी की धारा 497 को रद्द कर दिया था। आज की सुनवाई के दौरान जस्टिस जोसेफ ने एक दर्दनाक घटना को भी याद किया जिसने उनका दिल तोड़ दिया था। जस्टिस ने कहा, 2 बच्चे थे और मां ने व्यभिचार किया था। उसने बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए अर्जी दी क्योंकि वो बच्चों के साथ बातचीत करना चाहते थे। वे 13 और 11 वर्ष के थे। उन्होंने अपनी मां से बात करने से इनकार कर दिया। मैंने अपने स्तर पर पूरी कोशिश की। इस घटना ने सचमुच मेरा दिल तोड़ दिया। ये उस तरह का विद्वेष, घृणा, हिंसा है जैसा कि व्यभिचार के कारण होता है। बेंच ने यह भी दोहराया कि हर कोई अंततः एक इकाई के रूप में परिवार पर निर्भर है। बेंच ने आगे कहा, हर कोई अंततः एक इकाई या समाज के रूप में परिवार पर निर्भर है। परिवार की सत्यनिष्ठा उस विश्वास योग्यता पर आधारित होती है जिसकी वो दूसरे, मतलब जो दूसरा साथी होता है, उससे अपेक्षा करता है। अगर यह किसी के जीवन के समान स्वर को हिला देने वाला है और सशस्त्र बलों के पास किसी प्रकार का होना चाहिए, तो उन्हें किसी प्रकार का आश्वासन भी होना चाहिए कि वे कार्रवाई करें। मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर 2022 को होगी। केंद्र ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 33 के मुताबिक सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों का आवेदन प्रतिबंधित है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जन स्वास्थ्य के हित में गुटखा, पान मसाला, तंबाकू और इसी तरह के उत्पादों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्त की ओर से जारी नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि ये अधिसूचनाएं बिना सोचे समझे और उसके निहित अधिकारों से परे जाकर जारी की गई हैं। ये अधिसूचनाएं वर्ष 2015 से 2021 के बीच समय समय पर जारी की गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि तंबाकू के इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभाव और विभिन्न प्रकार की बीमारियों की जानकारी है और धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अदालत ने कहा, इसलिए
वो तंबाकू के किसी स्वरूप के इस्तेमाल की निंदा करते हैं और हतोत्साहित करती है। लेकिन सवाल है कि कानूनी सवालों के उत्तर केवल जन चेतना और भावनाओं के आधार पर तय नहीं किए जा सकते और इसे कानून की उचित व्याख्या के आधार पर तय करना होता है। न्यायमूर्ति गौरांग कांत ने 162 पन्नों का फैसला दिया, जिसमें कहा गया तंबाकू के गैर धूम्र इस्तेमाल की खामियां प्रतिवादी ने रेखांकित की हैं। इसके साथ ही अदालत की राय है कि गैर धूम्र ही नहीं अपितु धूम्र युक्त तंबाकू का इस्तेमाल भी जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह अदालत इसलिए तंबाकू के किसी स्वरूप का सेवन की निंदा करती है और हतोत्साहित करती है। जनस्वास्थ्य किसी भी समाज और देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में एक है और यह जरूरी है कि हर संभावित तरीके से इसको संरक्षित करने के कदम उठाए जाएं। अदालत ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि यह अदालत इस बात से सहमत है कि तंबाकू और निकोटीन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हालांकि मौजूदा मामले में कुछ कानूनी सवाल हैं जिनके उत्तर केवल जन चेतना या भावना के आधार पर नहीं दिए जा सकते, बल्कि इन पर फैसला न्यायिक नजीरों के आधार पर कानून के निष्पक्ष व्याख्या पर होना चाहिए। कोर्ट ने यह फैसला तंबाकू के कानूनी तरीके से उत्पादन, व्यापार, वितरण और बिक्री में संलग्न कारोबारियों द्वारा दायर याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं को चुनौती दी थी, जिनमें गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू जैसे उत्पादों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर रोक लगाई गई थी। सीबीआई ने मुंबई की एक अदालत को सूचित किया कि उसने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य और राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर मुकदमा चलाने के लिए महाराष्ट्र राज्य से मंजूरी ले ली है। सीबीआई ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश एसएच ग्वालानी के समक्ष एक आवेदन दायर कर अभियोजन की मंजूरी देने के लिए छुट्टी मांगी थी। कोर्ट ने आवेदन पर देशमुख के वकील से जवाब मांगा और सुनवाई 6 अक्टूबर 2022 तक के लिए स्थगित कर दी। सीबीआई ने प्राथमिक जांच के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसे उच्च न्यायालय ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग वाली याचिकाओं के एक बैच में अनुमति दी थी। दिलचस्प बात यह है कि एजेंसी ने पिछले साल प्रस्तुत किया था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए राज्य सरकार से किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सीबीआई ने यह भी कहा था कि चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा जांच के लिए बुलाया गया था, इसलिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। सीबीआई द्वारा यह हलफनामा भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के अपराधों के लिए सीबीआई की प्राथमिकी की आलोचना करते हुए देशमुख द्वारा याचिका में दायर किया गया था। आधार यह दिया गया कि सीबीआई प्राथमिकी दर्ज करने से पहले आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने में विफल रही थी, क्योंकि वो एक लोक सेवक था। सीबीआई ने पहले यह भी प्रस्तुत किया था कि जब न्यायालय ने अपने समक्ष सामग्री पर पूरी तरह से विचार के आधार पर जांच के आदेश अगर न्यायालय देता है तो धारा 17A के तहत मंजूरी की आवश्यकता को अनावश्यक माना जाता है। उनके द्वारा दायर हलफनामे में एजेंसी ने यह भी तर्क दिया कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर याचिका में सरकार ने देशमुख के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए मंजूरी की कमी की कोई शिकायत नहीं की। अब बात केरल की करते हैं। केरल हाई कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेताओं के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य में फ्लैश हड़ताल के अवैध आह्वान को देखते हुए पीएफआई को 2 सप्ताह के भीतर अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग के पास 5.20 करोड़ रुपए की राशि जमा करने का निर्देश दिया। जैसा कि राज्य सरकार के साथ साथ केएसआरटीसी ने राज्य में सार्वजनिक निजी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए पीएफआई को 5 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की थी। 22 सितंबर को एनआईए द्वारा अपने नेताओं की गिरफ्तारी के बाद पीएफआई ने 23 सितंबर को राज्य में सुबह से शाम तक हड़ताल की थी। जस्टिस AK जयशंकरन नाम्बियार और जस्टिस मोहम्मद न्यास सीपी फ्लैश हड़ताल की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने कहा, नागरिकों के जीवन को खतरे में नहीं डाला जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो इसका खामियाजा भुगतान करना पड़ेगा या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप अपना संगठन बना सकते हैं, आप किसी भी कारण से अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, संविधान इसकी इजाजत देता है, लेकिन अचानक हड़ताल नहीं कर सकते।
अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि फ्लैश हड़ताल अर्थात वे हड़ताल हैं जिन्हें 7 दिनों की स्पष्ट सार्वजनिक सूचना देने की प्रक्रिया का पालन किए बिना बुलाया गया था, इसको असंवैधानिक माना जाएगा। इसलिए एनआईए द्वारा अपने शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ पीएफआई पार्टी द्वारा फ्लैश हड़ताल के आह्वान की निंदा करते हुए अदालत ने इसके खिलाफ स्वतः संज्ञान की कार्रवाई शुरू की। केरल राज्य सड़क परिवहन निगम ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को फ्लैश हड़ताल के दौरान निगम को हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में 5 करोड़ 6 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि पीएफआई की फ्लैश हड़ताल के बाद राज्य में दर्ज सभी मामलों में पीएफआई महासचिव को अतिरिक्त आरोपी बनाया जाए। सिक्किम हाईकोर्ट ने हाल ही में 2020 में सैंटियागो मार्टिन द्वारा दायर मानहानि शिकायत मामले में मलयालम समाचार पत्र मातृभूमि के मैनेजिंग एडिटर, मैनेजिंग डायरेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ गंगटोक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार कर दिया। मार्टिन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500, 501, 502 और 120 बी के तहत शिकायत दर्ज की। इसमें आरोप लगाया गया कि वो मान हानिकारक बयान के प्रकाशन से परेशान है। सैंटियागो मार्टिन जैसे लॉटरी माफिया को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केरल के पूर्व वित्त मंत्री DTM थॉमस इसाक द्वारा यह बयान दिया गया था। उन्होंने प्रकाशन और उसके प्रबंधन पर दैनिक समाचार पत्र और उसके ऑनलाइन संस्करण में लेख प्रकाशित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया, जिसका एकमात्र उद्देश्य उनके नाम और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था। निजी शिकायत में मातृभूमि कंपनी के अलावा इसके मैनेजिंग एडिटर, मैनेजिंग डायरेक्टर और ज्वाइंट मैनेजिंग एडिटर को भी प्रतिवादी बनाया गया। जस्टिस मीनाक्षी मदन राय ने मातृभूमि प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन कंपनी लिमिटेड और अन्य द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सीआरपीसी की धारा 196(2) के तहत कोई भी अदालत राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बिना मौत, आजीवन कारावास या 2 साल के कठोर कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए आपराधिक साजिश के अलावा किसी भी आपराधिक साजिश के अपराध का संज्ञान नहीं ले सकते। अदालत ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि एडिटर के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा प्रथम दृष्टया मामला बनाए बिना एडिटर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती कि उन्हें समाचार के प्रकाशित होने से पहले उसकी सामग्री के बारे में कम से कम व्यक्तिगत जानकारी थी। ज्ञानवापी मामले के कार्बन डेटिंग मसले पर वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अगली तारीख 7 अक्टूबर को है। अदालत में राखी सिंह के अलावा बाकी की चारों वादी महिलाओं ने मस्जिद परिसर में शिवलिंग जैसी आकृति की कार्बन डेटिंग की मांग की, जबकि राखी सिंह के अधिवक्ताओं ने कार्बन डेटिंग का विरोध किया। याचिका में सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के एक्सपर्ट से कार्बन डेटिंग कराने की मांग की गई है। इस पर अन्य वादिनी महिलाओं ने राखी सिंह की अब तक की कोर्ट कार्रवाई में अनुपस्थिति रहने पर सवाल उठाए और मीडिया से बात करते हुए राखी सिंह के मुस्लिम पक्ष से मिले होने के आरोप भी लगाए। इसके अलावा इस मामले में पक्षकार बनने हेतु दिए गए प्रार्थना पत्रों पर भी सुनवाई हुई। दोनों ही विषयों पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और 7 अक्टूबर को अगली तारीख तय की है। इस साल की शुरुआत में वाराणसी की एक निचली अदालत ने महिलाओं की याचिका के आधार पर सदियों पुरानी मस्जिद में परीक्षण और वीडियोग्राफी का आदेश दिया था। हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा विवादास्पद रूप से लीक की गई वीडियोग्राफी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मस्जिद परिसर के भीतर एक तालाब में शिवलिंग या भगवान शिव का अवशेष पाया गया था, जिसका इस्तेमाल मुस्लिम प्रार्थनाओं से पहले वजू या शुद्धिकरण अनुष्ठान के लिए किया जाता था। मस्जिद के अंदर फिल्मांकन को ज्ञानवापी मस्जिद समिति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि यह कदम 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन करता है। मई में सुप्रीम कोर्ट ने विवाद की जटिलता और संवेदनशीलता का जिक्र करते हुए शहर के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को यह मामला सौंपा, जिसमें कहा गया था कि इसे अनुभवी हैंडलिंग की जरूरत है।
कार्बन डेटिंग एप्लीकेशन में लिखा है और अदरवाइज और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जाए, तो सिर्फ कार्बन डेटिंग को पकड़ लिया गया और ये बताया गया कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग थी। शिवलिंग की किसी ने कार्बन डेटिंग नहीं मांगी है। शिवलिंग के नीचे है सॉइल है, जहां पे वाटर कंटेंट है, कार्बन कंटेंट है, उसकी कार्बन मांगी गई है। तो जब हमने एप्लीकेशन दी है, कॉम्प्रिहेंसिव एप्लीकेशन है जिसमें शिवलिंग की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के साथ जो उसके नीचे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन मांगा, उसमें सजेशन में कार्बन डेटिंग एक मेथड। अब इसके एक्सपर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो आएगी, अब वो रखेगी और हिसाब से इसका सर्वे करेगी। देखिए, माननीय न्यायालय ने मुख्यतः मांग या साई, जिसके तहत लोगों ने भ्रम फैलाया कि ये जो है हिंदू पक्ष जो है कार्बन की बात कर रहा है और इससे शिवलिंग नुकसान पहुंच सकता है। इस पे एक लंबी बहस है। वादी तरफ से भी एक वादी ने कहा कि नहीं सकती है क्योंकि इससे ग्रस्त हो सकता है। हम लोगों ने जो सारी बातें रखी हैं, बिना शिवलिंग को छुए टच किए नुकसान पहुंचाए, व्यवधान पहुंचाए, जो भी साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रक्रिया हो जिससे संभव है ये आप करवा लें। इसके लिए आप एएसआई या मंगवा लें कि कौन सा ऐसी विधि है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी को भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। मौजूदा अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। आर वेंकटरमणी को 3 साल की अवधि के लिए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने हाल ही में ये पद लेने का सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इसके बाद अब इस पद पर आर वेंकटरमणी को नियुक्त किया गया है। 13 अप्रैल 1950 को पांडिचेरी में जन्मे वेंकटरमणी ने जुलाई 1977 में तमिलनाडु बार काउंसिल में एक वकील के रूप में वो नामांकित हुए थे। वेंकटरमणी 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता पीपी राव के कक्ष में वो शामिल हुए थे। इसके बाद उन्होंने 1982 में सुप्रीम कोर्ट में एक स्वतंत्र अभ्यास की स्थापना की। फिर सुप्रीम कोर्ट में उन्हें 1997 में वरिष्ठ अधिवक्ता का पद प्राप्त हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आर वेंकटरमणी को साल 2010 में भारत के विधि आयोग के सदस्य के रूप में और फिर 2013 में एक और कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने कानून की कई शाखाओं में प्रमुख रूप से संवैधानिक कानून, मध्यस्थता कानून, अप्रत्यक्ष करों के कानून, कारपोरेटर और प्रतिभूति कानून में अभ्यास किया। आपको बता दें कि आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कई राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रतिनिधित्व किया है। आर वेंकटरमणी साल 2004 से 2010 के बीच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भारत सरकार के कई विभागों के लिए एक विशेष वरिष्ठ वकील भी रहे हैं और अदालत के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के वकील के रूप में भी आप कार्यरत रहे हैं। आर वेंकटरमणी 1988 से अकादमिक गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। Grateful to all those people who have made this possible for me. There are many of them, and I must also thank the Honorable Prime Minister, the Home Minister, and the Law Minister for place confidence in me to take up this very sensitive assignment. And I only wish and pray that, given the assistance I would be bestowed with from all my friends, I'll be in a position to discharge this responsibility, as I say, without fear or favor and without ill will, and to the best of my abilities. This is as good as the oath taking. तो कोर्ट सरनब में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.